हेडलाइंस के बाद अपना हिमाचल की खबरों की तफसील। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। ये दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान को लेकर है। इसके तहत नड्डा ने आज नूरपुर के जसूर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मां, बेटा और बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी को छोड़कर करीब सभी पार्टियां परिवार की पार्टी बन चुकी हैं। हर राज्य में परिवार की पार्टियां मौजूद हैं, जबकि बीजेपी आम लोगों की पार्टी है और एकमात्र ऐसी पार्टी जो अपनी विचारधारा पर ही चलती है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है। परिवार की पार्टी एनसीपी कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी कल उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब मां, बेटा, बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब सुनने चला गया। जसूर की जनसभा से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने यहां कहा, कांग्रेस फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आई है। 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। रेड़ा देखनो करते हुए दूध पियाना शुरू कर देंगे। भाई और बहनों, ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हांफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता तो कहते पैसे आनी है, आनी है पैसे, क्या करें भाई साहब? पैसे नहीं थे तो फिर झूठे वायदे किए क्यों थे? ये बहुत अनुभवी नेता इनके चुनकर आए हैं। मैं इनके अनुभवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों के खाते में ब्याज समेत पिछले 6 महीने के पैसे भी डालो और बगैर कोई कर्ज लिए अब हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त भी करवाओ। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि इन 6 महीनों के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 होकर रह गई है। लोग पूर्व की बीजेपी सरकार को याद करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुक्खू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। पूरे प्रदेश भर में इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 हो गई है। जहां काम छोड़ा था 6 महीने पहले, वहीं काम इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश में ये 6 महीने का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूरा हुआ है और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल, एक नाराजगी का माहौल खड़ा है और उस माहौल को देख करके आज की तारीख में ये परिस्थिति है कि लोग 6 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में 5 साल की जो सरकार रही है उस कार्यकाल को याद कर रहे हैं। जसूर में जेपी नड्डा की रैली और अगले 2 दिनों तक उनकी हिमाचल यात्रा के क्या कुछ मायने हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने।
साल 2024 के आम चुनावों को अगर हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं उसका आगाज भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद के तहत कर दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आए थे और यहां से उन्होंने ये चुनावी शंखनाद किया है। और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता जो है वो इसी नूरपुर क्षेत्र में पहुंची हुई थी। आप देख सकते हैं ये वही क्षेत्र है जहां पर जो है खुद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहां पर पहुंचे और यही से उन्होंने वो शंखनाद किया है। और उसके बाद वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, मंडी संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर भी इसी तरह से महाजनसंपर्क अभियान में शिरकत करेंगे और बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके वो वहां पर भी जनता का संबोधन करने वाले हैं। फिलहाल जेपी नड्डा जब यहां पर पहुंचे हुए थे तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अलग अलग संगठनात्मक जिलों के तमाम जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो यहीं पर पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं ये तमाम पंडाल जो है यहाँ पर भरे हुए थे और अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म हो चुका है, कार्यकर्ता वापस जा रहे हैं, तो जो बातचीत कार्यकर्ताओं के साथ हमारी हुई है उनका यही कहना है कि काफी उत्साह उनके अंदर था, इसलिए क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनमें एक और सफूर्ती का काम किया है, जोश भरने का काम किया है, ये बताकर कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में किस तरह से देश ने न केवल देश भर में, प्रदेश भर में, बल्कि दुनिया भर में जो है तरक्की और उन्नति की नई मंजिलें और मिसालें तय की हैं, उसका कोई शानी नहीं है। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोगों ने वो फैसले लिए हैं जो भूतो न भविष्यति हैं, धारा 370 का हटाना, इसके अलावा जो है महज 9 सालों के अंदर 74 बड़े एयरपोर्ट स्थापित करना और बहुत सारे एयरपोर्ट स्थापित करना। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में तमाम पार्टी हेडक्वार्टर में अपने कार्यालयों को स्थापित करने में भी सक्षम रही है। और दूसरा उन्होंने बहुत बड़ा आरोप कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी पर भी लगाया है कि वो ऐसी शख्सियतें जो कि विदेश में जाकर प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश में महज भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि सही मायनों में राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रहित की बात करती है, बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अब ऐसे में देखना बड़ा लाजमी रहने वाला है कि जो शंखनाद यहां से किया गया है, क्या निकट भविष्य में उसकी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती है या नहीं। नूरपुर से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने आज कुल्लू में दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। जिला परिषद भवन के सभागार में हुई बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों को विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए। बैठक के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो लोकसभा के अगले सत्र में भूजोत टनल और जलौड़ी जोत टनल का मुद्दा फिर से उठाएंगी। प्रतिभा सिंह मनाली भी पहुंची हैं। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकातें की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है और इस बार हिमाचल की तरह केंद्र में भी बदलाव होगा। देखिए, अब 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसके लिए हम पूरी तैयारी से चुनाव के मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें लगता है कि लोगों के इश्यूज उठाने, लोगों की समस्याओं को हमको उसका समाधान करना है, वो हम समय समय पर लोगों के बीच में जाकर कर रहे हैं और लोगों को विजिट भी कर रहे हैं। पिछली मर्तबा जो लोगों ने मेरा सहयोग दिया, मेरे को वोट दिए, मुझे एमपी बनाया, उनका भी मैं इस टूर के माध्यम से धन्यवाद कर रही हूँ। और आने वाले चुनाव की भी बात कर रही हूँ कि अब 24 में भी चुनाव आने वाला है, उसमें भी मुझे आपका सहयोग चाहिए ताकि हम इसमें कामयाबी हासिल करें। ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपने स्तर पर हमें। हिमाचल विधानसभा में पहले बाल सत्र की कार्यवाही का आयोजित किया गया। इस बाल सत्र में स्कूली बच्चों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका बहुत ही खूबसूरती से निभाते हुए कार्यवाही का संचालन किया। कार्यवाही के दौरान बाल विधायकों ने कई मुद्दों को यहां उठाया। इस दौरान प्रश्नकाल में नशे के मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला। विपक्षी बाल विधायक नारेबाजी करते हुए वेल तक जा पहुंचे। नशा माफिया पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाने लगे। हालांकि इस बीच बाल सीएम जानवी के भरोसा देने के बाद विपक्ष मान गया और विपक्षी विधायक अपनी सीटों पर लौट गए। बता दें कि बाल सत्र की इस कार्यवाही के मौके पर सीएम सुक्खू के साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद रहे।
कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने भी विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बाल सत्र की कार्यवाही को देखा। और बाल सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे ज्ञान और बच्चों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। नीति निर्धारण में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। देश भर की जनता चुनकर हमको विधानसभा या संसद या में भेजती है, वहां ये दायित्व हम सब का बनता है कि नीति निर्धारण में हम सबका सहयोग हासिल करें। और मैं ये समझता हूं हमारा ये जो संकल्प है ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग, चाहे वो वोट देता है चाहे वो वोट नहीं देता है, अगर हम उनको अपने साथ सम्मिलित ना करें, शामिल ना करें। मैं ये मानता हूं ये उत्तर गलत है, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं। एज द फिलोसफर्स हैज सेड, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। आप बच्चे ही कल का भविष्य हैं। ये नीतियां, कार्यक्रम, सरकार के सारे आयोजन, ये कानून, नियम, ये आने वाले कैसा देश होगा, प्रदेश होगा, समाज होगा, उसी के दृष्टिगत इन मान्य सदनों के माध्यम से बनते हैं। बाल सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि आज एक नया अध्याय जुड़ा है। ये मंच छात्रों के रचनात्मक पक्ष के साथ साथ अपनी बात रखने और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने का बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर के उन 68 बच्चों को बधाई जिन्हें बाल विधायक के रूप में एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बच्चों की सरकार कैसी हो इस अभियान के तहत चुना गया। इसमें आपने सुना कि पूरी प्रक्रिया में कितने हजार छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं तो इन सभी छात्रों को देश के भविष्य के विकास में भागीदार के रूप में देखता हूं। आपने जिस तरह अपने को कंडक्ट किया, जिस तरह शालीनता से सवाल पूछे, जिस बेहतर तरीके से अपनी बातें स्पष्टता से कही, छोटे बच्चों ने जिस स्पष्टता से अपने सवाल पूछे, मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए यह एक सबक और प्रेरक अध्याय रहेगा। सीएम सुक्खू ने भी बाल सत्र को संबोधित किया और कहा कि जो सवाल सदन में पूछे गए उससे प्रसन्नता हुई। देखने और बातचीत से परिवर्तन नहीं होता, काम करने और कड़े संघर्ष से ही परिवर्तन होता है। सफलता के लिए मेहनत करनी ही होगी। और जिस प्रकार के बच्चों ने यह सवाल पूछे वो हमारे नए हिमाचल, नए भविष्य की नींव रखता है। आज आप लोगों के सवाल जवाब देकर इस बात की खुशी हुई कि हमारा जो भविष्य है वो नन्हे मुन्ने जो प्यारे बच्चे इस विधानसभा में आज बैठे हैं वो आने वाले समय में सुरक्षित है। क्योंकि लोकतंत्र हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जीवंत लोकतंत्र इस सभागार के द्वारा देखने को मिला कि शब्दों के द्वारा विचार प्रकट किए जा सकते हैं। धरातल में लाने के लिए और अमली जामा पहनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहना ही हमारे जीवन में ध्येय होना चाहिए। और अपना हिमाचल की खबरों में यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल की खबरों में एक और अहम खबर। नालागढ़ में कोरोना काल में आउटसोर्स पर नियुक्त हुए स्वास्थ्य कर्मियों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मिलकर गुहार लगाई है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो रहा है। उन्हें पिछले 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। कर्मचारियों की गुहार पर स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें जल्द ही सैलरी मिलने का आश्वासन दिया। साथ ही उनका अनुबंध यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर विचार करने की भी बात कही। नालागढ़ से बच्चे आए थे, जो बच्चे, उन्होंने सिर्फ अपने समय की पे की डिमांड की और आपको खुशी होगी बता देंगे कि वो सब पिछले मैं इसलिए खुश हुआ क्योंकि मैं 5 महीनों से इन बच्चों की समस्याओं को सुनता आया हूँ। बहुत लोगों को पैसे नहीं मिले थे और सब लोगों को
इस सेवा काल के जो उन्होंने दिए हैं पैसे मिल जाएंगे और किसी भी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं। नालागढ़ के सिविल अस्पताल में पिछले 7 सालों से मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल रही। इससे मरीजों को काफी महंगे दामों पर बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। बताया जा रहा है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि 7 साल से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली पड़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के भी कई पद खाली हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बड़ी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि 7 साल से कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे मरीजों को बड़ी परेशानी होती है, खास करके लेडीज़ लोगों को। तो इनको बाहर प्राइवेट कराना पड़ता है और वो भी डॉक्टर बाहर दूर है, तो इनको आने जाने की बड़ी दिक्कत है। हम तो ये चाहते हैं सरकार से आपके माध्यम से कि कम से कम जल्दी से जल्दी यहाँ पे कि डॉक्टर साहब का कोई। इसके बारे में हमने ऊपर सरकार को अवगत करा दिया है कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। उसके लिए सरकार के भी पूरे प्रयत्न हैं। उन्होंने हमारे से पूरे डिस्ट्रिक्ट की लिस्टें मांग ली हैं, जिनमें कि रेडियोलॉजिस्ट की 6-6 महीने की ट्रेनिंग करके उन डॉक्टर्स को हम रेडियोलॉजिस्ट का पद दें। ये पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार रही है, 5 साल। तो अभी रिसेंटली कांग्रेस की सरकार बनी है, पिछले 6 महीने हुए हैं। अभी मंत्री जी धनीराम शांडिल जी बद्दी आए थे, तो मैंने उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि नालागढ़ में अल्ट्रासाउंड की मशीनें जो हैं खराब हो रही हैं, तो इनका यूटिलाइज किया जाए। तो उन्होंने मेरे से वादा किया था भी हम जल्द ही डॉक्टर को भेज रहे हैं। रेणुका बांध परियोजना के विस्थापितों ने आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 2 महीने और बढ़ाने की मांग की है। विस्थापितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नाहन पहुंचकर सिरमौर के डीसी से मुलाकात की। विस्थापितों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, जिसकी मियाद 14 जून को खत्म हो रही है। विस्थापितों का कहना है कि उन्हें अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे और कितना मुआवजा मिलेगा, लिहाजा 2 महीने का समय और बढ़ाया जाए ताकि सब कुछ समझ कर वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके। हमने जिलाधीश महोदय से अपील की है कि जो अभी इन्होंने मेन पीएफ की सूची जारी की थी, उसमें आपत्ति और दावे पेश करने के लिए 1 माह का समय दिया था, जो 14 जून 2023 को समाप्त हो रहा है। तो हमने महोदय से प्रार्थना की है कि इस समय को कम से कम 2 महीने और बढ़ाया जाए। जो बांध विस्थापित जो लोग हैं ना, HPCL ने अभी तक किसी को भी क्या बोलते, जो इन्होंने हमें बिल दिया था, बिल के अलावा कुछ नहीं दिया। अब लोगों को पता ही नहीं है कि उसको घर का कितना मुआवजा मिला है, ज़मीन का कितना उसको मुआवजा मिला है, जो उसका पेड़ पौधों का क्या मूल्य इसमें मिला हुआ है। हमने जिला महोदय से अनुरोध किया है कि हमें ये पहले बिल दें, बिल देने के बाद तभी हमें पता लगेगा कि हमें क्या आपत्तियाँ दायर करनी है। से मिलने के लिए कुछ टाइम निकाला था, मिले। महोदय जी ने हमें जो डेट एक्सटेंड करने के टाइम दिया, वो उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे साथ कोऑपरेट किया। और जैसा कि डैम प्रोजेक्ट वाले ने जो भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन दी है, वो हमारे लिए 2 हफ्ते का भी, 1 हफ्ते 2-3 दिन से पहले हमारे कोई चीज़ मिली है। हमारी पूरी पंचायत को इस विषय में किसी को भी ये पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ऊना में हुई एसोसिएशन की बैठक में डीए की किस्त और मेडिकल बिल को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र शर्मा ने कहा कि भले ही सरकार ने ओपीएस लागू किया हो, लेकिन पेंशनर्स को कई दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्हें उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार पेंशनरों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। पेंशनर की जो पेंडिंग एरियर है, 16 से पहले जो रिटायर हुए थे, उनका 2-2 लाख रुपया अभी तक सरकार के पास है, उन्होंने नहीं दिया हमें। और उससे एक डीए की किस्त दी थी उन्होंने 3%, जबकि 11% ड्यू था, उसमें भी 3% दिया और वो भी 16 महीने के बाद दिया। भांग की खेती को लीगल करने के लिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी ने कुल्लू में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक केवल सिंह पठानिया, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज, सुरेंद्र शौरी और पूर्णचंद ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान कुल्लू जिले के सैकड़ों पंचायत के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सुर में भांग की खेती को लीगल करने की मांग सरकार से की। भांग की खेती को लेकर हमारे सरकार ने जो है एक सर्वदलीय कमेटी का जो गठन किया है और इस कमेटी को ये दायित्व सौंपा गया है कि भांग की खेती
किया जा सकता है या क्या उपयोगिता उसका रहेगा, क्या कानूनी पहलू है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक कमेटी का गठन हुआ है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और काम किया है कि पहली बार जो इस कमेटी को हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जनता की राय लेने का भी जो है दायित्व दिया है। तो इसी संदर्भ में आज हमने शुरुआत की है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कुल्लू से ये शुरुआत हुआ है। आज जो यहाँ पर जन समर्थन हमें मिल रहा है, सारे चुने हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि जिसमें 200 से ऊपर पंचायत के प्रधान यहाँ स्वयं आकर उन्होंने प्रस्ताव के रूप में इसका समर्थन किया है। तो वाकई हमें ये लग रहा है कि इसका व्यापक जो है लोगों के अंदर जो है जानकारी भी है। इसका जो मार्केट है वो हज़ारों करोड़ में है। और हमारे पड़ोसी राज्य अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो उत्तराखंड में पॉलिसी नहीं आनी थी, मध्य प्रदेश में पॉलिसी नहीं आनी थी। तो आज तो कंपटीशन का ज़माना है और हिमाचल का नाम सबसे अच्छा है इस खेती के लिए। विदेशों से लोग आने को तैयार हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो पड़ोसी राज्य उसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जैसे केंद्र सरकार भी कह रही है, मेडिकल रिसर्च होना आवश्यक है और साथ ही साथ जो हिमाचल का यूनिक प्रोडक्ट है उसकी जीआई टैगिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाएं, जीआई टैगिंग करवाएं और उसके बाद उस प्रोडक्ट का पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो और फिर हम लोगों को लीगलाइज तरीके से इसको उगाने के लिए प्रेरित करें। रही मेडिकल की बात, तो भांग का जो पौधा है उसका एक प्रोडक्ट जिसको चरस कहा जाता है, केवल वो एनडीपीएस एक्ट की वजह से प्रतिबंधित है। बाकी ओवर द ईयर इसका ऐसा टैबू बन गया है कि लोगों को लगता है कि भांग जब भी शब्द आए तो मीन्स नशा। ऐसा नहीं है। भांग के पौधे के नशे के अतिरिक्त बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आप यहाँ स्टॉल लगे उनको भी देख सकते हैं कि कपड़ों से लेकर तेल, साबुन, पानी, वो बहुत सारी चीज़ें, ईंटें, जूते, हर चीज़, कागज़। तो ऐसी स्थिति में जैसे जिन प्रोडक्ट के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है, जंगलों का कटान भी। हिमाचल में उत्तराखंड की तर्ज पर भांग की खेती लीगल करने की कवायद की जा रही है, जिसको लेकर भांग से उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों की नजरें सरकार पर टिक गई हैं। कंपनियों का कहना है कि भांग के पौधे में 200 से अधिक ऐसे कंपाउंड हैं जो कई बीमारियों को ठीक करने के काम आते हैं और भांग की खेती लीगल होने से कंपनियों को रॉ मटेरियल मिलेगा, जिससे प्रोडक्ट सस्ते होंगे। स्थानीय लोगों को आमदनी भी प्राप्त होगी। मैंने जो है पूरी पढ़ाई की है भांग के ऊपर यूरोप में, और 2020 फरवरी में मैं हिंदुस्तान आ गया था भांग से रिलेटेड जो उत्पाद बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि किस पॉलिसी के अंदर भी हम जो इसकी दवाइयाँ बना पाते हैं। तो हमने जो है आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया है और हमारी फैक्ट्री है इनकेयर लैब करके फतेहपुर में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो अभी हम जो भांग से जो है दर्द का तेल बना रहे हैं, जो किसी भी तरह का बॉडी में दर्द हो उसके लिए यूज़ होता है। बाम बना रहे हैं, हेम्पसीड ऑयल बना रहे हैं जो आपका डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसका एक्सट्रैक्ट ऑयल बना रहे हैं, कैनबिस एक्सट्रैक्ट ऑयल, जो आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, कैंसर, पार्किंसन, एपिलेप्सी जैसी दवाइयों चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। मेरी कंपनी का नाम हिमालयन हेम्प इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। हिमाचल की कंपनी है और हमने उससे तैयार किया है ये रियूजेबल हेम्प सैनिटरी पैड, जो 100% हेम्प से बना है, भांग से बना है। ब्लीचिंग भी नहीं किया है, तो औरतों के लिए सेहत के लिए अच्छा रहता है। 1 साल तक हम धो के वापस यूज़ कर सकते हैं इसको, तो प्रदूषण भी नहीं होगा। और हम लोग की एक ऑनलाइन वेबसाइट चलती है जहाँ पे 2000 से ज़्यादा भांग से बने हुए प्रोडक्ट मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में दवाइयाँ, खाने की आइटम, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, कपड़े, जो आप सोच सकते हो, जितनी चीज़ें आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हो, सब कुछ भांग से बनाया जा सकता है। तो उसका बेनिफिट बहुत बड़ा ये होता है कि जो आपका इलीगल खेती वाला काम है या इलीगल जो चीज़ें हो रही हैं उनकी बजाय वही सारा जो भांग उग रही है इलीगली, उसको उठा के आप दवाइयाँ और कपड़े बना सकते हो उससे। तो इंडस्ट्रियल में यूज़ हो जाएगा, तो लोगों को अलग आय मिलती है और साथ ही साथ बुरा जो यूज़ है उसका वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है।